पीछे के क्लास में हम लोगों ने माइटोसिस देखा था। माइटोसिस कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आज के क्लास में हम मियोसिस देखेंगे, मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन को। कुछ आइडिया इसको हम पीछे भी दिए थे कि मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन, उसमें जो सेल होता है 2 बार डिवाइड करता है। चूंकि एक ही सेल डिवीजन के अंदर सेल 2 बार डिवाइड करता है, इसलिए जो रिजल्टेंट आपका सेल आता है, मतलब कि जो डॉटर सेल्स आता है, उसकी संख्या कितना हो जाता है? 4। एक बार करेगा तो 1 से 2, और फिर दूसरा बार करता है तो हो जाता है कितना? 2 to 4। तो मियोसिस जो आपका सेल डिवीजन है, इसमें ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम की संख्या तो कम हो जाती है। क्यों होती है वो हम देखेंगे, लेकिन सेल की जो संख्या है वो 4 गुना बढ़ जाती है। जबकि माइटोसिस जो था, उसमें सेल की संख्या जो होता था वो 2 गुना बढ़ जाता था। अब ये मियोसिस जो शब्द है, उसको दिया कौन, उसे खोजा कौन? मियोसिस शब्द जो है ना, वो आपका दिया गया था फार्मर और मूर के द्वारा। 1905 में फार्मर और मूर ने इस शब्द को दिया, इसको मियोसिस शब्द को। और इसका मतलब होता है लेसन, मतलब कि कम हो जाना। इसकी डिस्कवरी जो की गई वो ऑस्कर हर्टविग के द्वारा की गई थी। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ऐसे स्ट्रासबर्गर का भी इसमें हाथ है या रोल माना जाता है, लेकिन इसकी जो डिस्कवरी है वो पूर्ण रूप से इसको खोजना, इसके बारे में बताना, वो जो है ना ऑस्कर हर्टविग के द्वारा किया गया था। सी अर्चिन में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा सी अर्चिन में एक्सपेरिमेंट के दौरान इसकी खोज की गई। इसको हम कॉमनली रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो हाफ हो जाती है, कम जाती है, आधी हो जाती है सेल में। चूंकि क्रोमोसोम की संख्या इस डिवीजन के बाद सेल में आधी हो जाती है, इसलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर एक हम उदाहरण से दिखाना चाह रहे हैं कि मियोसाइट है। जिस सेल में भी मियोसिस होता है उसे हम सामान्यतः मियोसाइट सेल कहते हैं। वो डिप्लॉयड सेल हो सकता है या किसी भी तरह का सेल हो सकता है, लेकिन वो मियोसाइट इसलिए कहलाता है, साइट मतलब सेल, मियो मतलब मियोसिस, मतलब जिसमें मियोसिस होता है उस सेल को मियोसाइट कहते हैं। और कॉमनली आप गैमिट मदर सेल जो होता है उसको हम मियोसाइट सेल कहते हैं। अलग अलग तरह की गैमेट्स होता है, तो अलग अलग तरह का गैमिट मदर सेल हो सकता है या होता है। इसमें 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देखिए, एक न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन, और अर्थात 2 टाइम इसमें डिवीजन होता है, जिसके चलते सेल्स की संख्या जो है ना 4 हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या देखिए आधी हो जाती है। 2n यहाँ था, और जो डॉटर सेल्स है जो कि हमको टेट्राड के रूप में, 4 सेल्स के रूप में मिला है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या n हो गई है या घट गई है, आधी हो जाती है। इसमें जो है ना एक बार डीएनए सिंथेसिस होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो 2 बार होता है। अर्थात वैसा डिवीजन है ये जिसमें आपका जो न्यूक्लियर डिवीजन है पर डीएनए रेप्लिकेशन पर 2 बार होता है। मतलब एक बार अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन कितना बार? 2 बार। और इसी के कारण क्रोमोसोम की संख्या जो है ना वो आधी हो जाती है। ये एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है किसमें? सोमैटिक सेल्स में। वैसी सेल्स जिससे किसी जीव का शरीर का कोशिका बनता है, सेल्स बनता है, उसमें ये अनुपस्थित रहता है मियोसिस। मियोसिस में सामान्यतः 4 इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है इंटरफेज फर्स्ट, दूसरा है मियोसिस फर्स्ट, थर्ड है ये इंटरकाइनेसिस या इंटरमीडिएट इंटरफेज, और चौथा है मियोसिस सेकेंड। अर्थात मियोसिस में 2 डिवीजन होता है। पहला डिवीजन को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, दूसरा को मियोसिस सेकेंड कहते हैं। उन दोनों के बीच में जो इंटरफेज जैसा एक स्टेज आता है जहां पर डिवीजन वगैरह रुक जाता है,
उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस या इंटरमियोटिक इंटरफेज। और पहला है आपका इंटरफेज, इसमें सबसे पहला हो जाएगा इंटरफेज फर्स्ट। तो आपके मन में आया कि इंटरफेज फर्स्ट और इंटरकाइनेसिस में क्या कुछ अंतर है क्या? हाँ भाई, इंटरफेज फर्स्ट जो होता है ना, एज यूजुअल होता है, जैसा कि हम लोग पीछे माइटोसिस में पढ़े थे। इसमें आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज करते हुए सारा काम होता है। थोड़ा सा जो है ना अंतर ये है कि इसमें S फेज लंबा होता है, S फेज ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते डीएनए का अमाउंट जो है ना कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। और जो आपका G2 फेज है वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब G2 फेज का कुछ जो आपका समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको S फेज ले लेता है। अब इससे समस्या कहाँ आता है? इससे समस्या ये आता है कि डीएनए का निर्माण तो हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस तो हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। मतलब क्रोमोसोम इंटरफेज फर्स्ट के खत्म होने पर मियोसिस फर्स्ट के शुरुआती चरणों में सिंगल स्ट्रैंडेड नजर आता है। जबकि अगर हम माइटोसिस से इसका कंपैरिजन करें तो वहां पर हम देखते हैं कि माइटोसिस का जो पहला स्टेज था प्रोफेज, उसके शुरुआती चरणों में ही आपको जो क्रोमोसोम था वो डबल स्ट्रैंडेड नजर आता था। क्यों? क्योंकि उसमें G2 फेज सामान्य था और इसमें G2 फेज छोटा है, तो G2 फेज वाला जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया था यहाँ। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वो जो क्रोमोसोम है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड नहीं नजर आ पाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही नजर आता है। यहाँ पर लिखे हैं मियोसिस फर्स्ट में कि ये रिडक्शनल होता है क्रोमोसोम नंबर के लिए। मतलब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा। जबकि मियोसिस फर्स्ट होने पर डीएनए के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डीएनए का क्वांटिटी जितना है उतना ही रह जाएगा, मदर में जितना था उतना ही उसके डॉटर में आएगा। अब हम बात करेंगे इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस में न तो डीएनए की सिंथेसिस होती है और न ही कुछ और प्रोग्राम होता है, अर्थात ये केवल एक ट्रांजिशन पीरियड है, रुकने का पीरियड है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कई बार हम लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच में गैप लेते हैं कि थोड़ा सा बैठे देना, हाँ तैयारी नहीं करनी है हमको कुछ, बस खाली थोड़ा सा रेस्ट, हाँ रीअरेंज कर सके अपने आप को, हम रीएस्टेब्लिश कर सके। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मियोसिस के दोनों मियोसिस के बीच में इंटरकाइनेसिस में होता है। सेल जो है ना यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस नहीं करता है या और भी मटेरियल्स का ज्यादा निर्माण नहीं करता है, सिर्फ सेल डिवीजन को कुछ समय के लिए रोक देता है और मियोसिस सेकेंड शुरू कर देता है। मियोसिस सेकेंड जो है वो आपका क्वांटिटेटिव डिवीजन है, जबकि मियोसिस फर्स्ट क्वालिटेटिव डिवीजन है। आपके मन में आ रहा होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है। इसमें क्वालिटी कम हो जाता है, 2n से n हो जाएगा सेल। जैसे ही मियोसिस सेकेंड आपका मियोसिस फर्स्ट खत्म होगा, मियोसिस फर्स्ट के पहले क्रोमोसोम कैसा था, 2n था मान लेते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट खत्म होते ही जो क्रोमोसोम है वो सेल्स में वो कैसा हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब सेल कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। जबकि मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि जैसा सेल रहेगा वैसा ही शुरुआत में जैसा रहेगा, उसके शुरुआत में अंत में भी वैसा ही सेल मिलेगा। मतलब n है तो n, 2n होगा तो 2n। चूंकि यहाँ पर n मिला था सेल, इसलिए यहाँ सेल हम शुरू कहां से करेंगे, n से करेंगे। तो मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम की संख्या कम नहीं होती, क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बने, इसमें आपका 2 to 4 हो जाता है, सेल की संख्या जो है ना वो 4 गुना हो जाती है। लेकिन डीएनए क्वांटिटी जो है या आपका क्रोमोसोमल नंबर जो है वो वैरी नहीं करता, वो उतना ही बना रहता है। और डीएनए क्वांटिटी के लिए अब बात हम अगर करें तो डीएनए क्वांटिटी इसके तुलना में मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल मिला उसके तुलना में कम हो जाएगा। तो अब यहां पर आते हैं, ये आपका क्रोमोसोमल नंबर के लिए कैसा होता है, इक्वेशनल होता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, n to n ही रह जाएगा, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कह रहे हैं। लेकिन
इसमें डीएनए क्वांटिटी हाफ हो जाएगा इसके तुलना में। मियोसिस फर्स्ट जो सेल मिला है, वो सेल में डीएनए की क्वांटिटी जो होगी वो कैसी हो जाती है, हाफ हो जाती है। हम इसको आपको जो है ना एक फिगर बना के दिखाते हैं। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाए और इसको करने के बाद आपको फिर से यहां पर देखते हैं। देखो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जो है, इन दोनों गुणों के कारण ये रिडक्शनल है क्रोमोसोम नंबर के लिए, तो ये कैसा है, इक्वेशनल है। कौन, मियोसिस सेकेंड। ये इक्वेशनल है डीएनए क्वांटिटी के लिए, तो ये कैसा है, रिडक्शनल है। इन दोनों गुणों के कारण मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलकर मियोसिस के समय क्रोमोसोम की एक अलग स्थिति बनाते हैं, डीएनए क्वांटिटी की एक अलग स्थिति बनाते हैं। और तो और मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, अभी तक हमको ये समझ में आ चुका है। जबकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो अलग अलग सेल्स या दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए मियोसिस को और फर्टिलाइजेशन को एक दूसरे का एंटीथेसिस कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है। और इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल का मतलब होता है बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ। लाइफ साइकिल का मतलब होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना। किसी की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को हम या स्थिति को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें जितना मियोसिस होता है उतना फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम की संख्या को कम कर देता है, मतलब हैप्लॉइड फेज लाता है, 2n से n बनाता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रीस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को, या क्रोमोसोम संख्या को रीस्टोर करता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में जितना आपका क्या होता है, मियोसिस होता है, उतना फर्टिलाइजेशन होता है, और दोनों एक दूसरे से को बैलेंस करके रखते हैं। अब एक हम फिगर से नीचे दिखाना चाह रहे हैं क्या परिवर्तन होता है क्रोमोसोम की संख्या और डीएनए क्वांटिटी में। देखो एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n से मान लेते हैं हम, आपको जितना लिखना है लिख सकते हो, 10 20 जो भी लिखना है लिख सकते हो। उसको 2n से डिनोट कर दो, डीएनए क्वांटिटी को 2c से डिनोट कर दो। तो जब इंटरफेज होगा तो सेल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रोमोसोम की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ 2n था, यहाँ भी 2n था, लेकिन डीएनए क्वांटिटी जो होता है डबल हो जाता है इंटरफेज फर्स्ट में, जैसा कि हम माइटोसिस के इंटरफेज में देखते थे। अब जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो देखो क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, यहाँ 2n था तो n हो गया, लेकिन यहां पर 4c था वो 2c हो गया। लेकिन पेरेंट के तुलना में, पेरेंट में भी 2c था और यहां भी 2c है, अर्थात डीएनए क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, वो बराबर ही रह गया पेरेंट सेल के। पेरेंट सेल में 2c था तो 2c आपका किस में रह गया, डॉटर सेल में भी रह गया मियोसिस फर्स्ट के बाद। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को हम यहां पर लिखे थे कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो आपका रिडक्शनल होता है क्रोमोसोम संख्या के लिए। आप देख लीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या जो है ना वो 2n है, और यहाँ क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई, n हो गई, आधी हो गई। डीएनए क्वांटिटी जो है ना वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। यहाँ पर देखिए 2n था, वहां भी 2n रह गया। डीएनए क्वांटिटी देख लीजिए, डीएनए क्वांटिटी यहाँ कितनी थी, 2c थी, और यहाँ भी जो मिला वो कितना रह गया, 2c रह गया। इसलिए इसको डीएनए क्वांटिटी के लिए हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेशनल कहते हैं। किसको, मियोसिस फर्स्ट को। अब मियोसिस सेकंड का बात करो, मियोसिस सेकंड के लिए ये पेरेंट हो जाएगा, है ना, शुरू करेगा इंटरफेज से। वो इंटरफेज आपका सेकंड किया, इंटरफेज सेकंड होने पर डीएनए क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होता ही नहीं है। अब जो सेल है
जिसमें इंटरफेज हुआ था वो मियोसिस सेकेंड करेगा तो क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन जो डीएनए क्वांटिटी थी देखिए हाफ हो गया। इसलिए यहाँ लिखे हैं मियोसिस सेकेंड में कि इक्वेशनल होता है क्रोमोसोम नंबर के लिए, जितना उसको मिला था यहाँ पेरेंट में उतना ही देखिए लास्ट में भी उसके पास आ रहा है, एन का एन आ रहा है। लेकिन डीएनए क्वांटिटी देख लीजिए, डीएनए क्वांटिटी उसको मिला था कितना, 2C मिला था, और आ कितना रहा है लास्ट में, तो वो आपका केवल C आ रहा है, वो आपका कम हो गया, देख लीजिए, है ना। तो N मतलब कि क्रोमोसोम संख्या में कोई चेंज नहीं, लेकिन डीएनए क्वांटिटी जो है वो काफी बदल गया है, वो आधा हो गया है। इसलिए लिखे हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें क्वालिटेटिव चेंज होता है, मतलब कि क्वालिटी देखो N से 2N से N हो गया मियोसिस फर्स्ट में, जबकि मियोसिस सेकेंड में क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मात्रा कम होता है, डीएनए की मात्रा जो है ना कम हो नहीं, डीएनए की मात्रा कम हो गई, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं हुआ, क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मात्रा कम हो गई। तो यहाँ पर 2 से 4 बन गया और डीएनए की क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको एक आइडिया था मियोसिस फर्स्ट के बारे में और मियोसिस सेकेंड के बारे में। अब इसको हम अलग अलग जो है ना वो शुरू करेंगे और तो बात करते हैं। अब हम मियोसिस फर्स्ट का बात करते हैं। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग कॉमनली हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। हेटेरोटिपिक डिवीजन क्यों बोलते हैं हेटेरोटिपिक डिवीजन? हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट और टिपिक मतलब प्रकार। तो यहाँ पर इसको हम हेटेरोटिपिक डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो क्रोमोसोम आता है उसके 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। आनुवांशिक रूप में, जेनेटिक रूप में वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, और इसीलिए इसको हम हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात अगर है कि ऐसा होता क्यों है, हेटेरोटिपिक जो है ना डिवीजन ये हो क्यों जाता है, इसमें एक ही क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग प्रकार के क्यों हो जाते हैं? तो इसका कारण है सबसे बड़ा कि इसमें एक घटना घटता है क्रॉसिंग ओवर, जो कहीं और नहीं होता, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में ही होता है। और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस, उनके बीच में कुछ सेगमेंट का क्रोमोसोम के टुकड़ों का आदान प्रदान होता है। उन टुकड़ों के आदान प्रदान के कारण एक ही क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड है, जिन्हें आपस में हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक दूसरे के तुलना में बदल जाता है, क्योंकि इसमें दूसरा जो आपका क्रोमोसोम था उसका कुछ टुकड़ा आ जाता है और इसका कुछ टुकड़ा इसमें चला जाता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल्स का। और ये होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, जो कि सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होता है। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को हम हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। इसके द्वारा या इसके होने के कारण एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बनते हैं, अर्थात वैसा सेल बनता है जिसका जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। नेक्स्ट, चूंकि ये एक लंबा और एक काफी जो है ना विस्तृत डिवीजन है, इसको भी हम कई जो है ना सब स्टेज में इसका स्टडी कर सकते हैं, आराम से इसको हम देख सकते हैं। पहला है प्रोफेज फर्स्ट, जैसा कि हम देखे थे माइटोसिस में होता था प्रोफेज के रूप में। सेकंड था मेटाफेज फर्स्ट, वहां पर मेटाफेज था, यहां पर मेटाफेज फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड है एनाफेज फर्स्ट और फोर्थ है टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, लंबा पीरियड होता है मियोसिस फर्स्ट का, और इसमें कई घटनाएं घटती हैं। चूंकि ये काफी लंबा होता है इसलिए इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 5 जो है ना वो आपका सब फेज में बांट लेते हैं। पहला है लिप्टोटीन या लिप्टोनीमा, दूसरा है जाइगोटीन या जाइगोनीमा, तीसरा है पैकिटीन या पैकिनीमा, और चौथा है डिप्लोटीन या डिप्लोनीमा, पांचवा है डाइकाइनेसिस। इसमें होता क्या है?
तो सबसे पहला जो है आपका लिप्टोटीन, जो कि प्रोफेज का पहला सब फेज है, उसको देखते हैं। जैसा कि नाम है, लेप्टोस शब्द से आया है लेप्टोटीन, और इसका मतलब होता है थीन थ्रेड। इसमें जो आपका न्यूक्लियस है वो इनलार्ज हो जाता है, क्रोमैटिन जो है ना डिसअपियर्स हो जाता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड लॉन्ग थीन थ्रेड क्रोमोसोम्स नजर आता है, जो कि बीट, जिसपे बीट पाया जाता है, वो ध्यान रखिएगा, बीट्स पाया जाता है। बीट्स का मतलब होता है गांठ, और बायोलॉजी में हम जो आपका क्रोमोसोम है उसमें गांठ को हम क्रोमोमर्स कहते हैं। वो आगे के क्लास में हम देखेंगे क्रोमोमर्स कैसा होता है, कैसे वो आपका वो जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, उसके चलते वो बनता है। क्रोमोमर्स जो है ना वो गांठ नुमा रचना है जो कि क्रोमेटिड पे पाया जाता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है ना डॉट डॉट से हम आपको दिखा रहे हैं। अब लिप्टोटीन में जो है ना क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड जो है ना थीन थ्रेड क्रोमोसोम अपीयर होगा जिस पर बीट्स होता है। नेक्स्ट बात है कि इसमें जो है ना एनिमल सेल का अगर हम बात करेंगे तो जो आपका क्रोमोसोम है वो आपका अरेंज हो जाता है सेंट्रोसोम के डिवाइडिंग, जहां पर जो क्षेत्र है जहां पर क्रोमोसोम जो है ना सेंट्रोसोम के तरफ चला जाता है। तो सेंट्रोसोम जो है ना जहां पर डिवाइड कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर, उसके जस्ट अंदर में जो है ना उसी क्षेत्र में आपका क्रोमोसोम ऐसे खिंचा हुआ जैसा हो जाता है। उसका जो टीलोमेयर होता है, इंड होता है, वो किधर की तरफ हो जाता है, डिवाइडिंग सेंट्रोसोम के तरफ हो जाता है, और इसको कहते हैं बॉकेट, हाँ बॉकेट स्टेज कहते हैं। ये देखने में कुछ हद तक बास्केट जैसा नजर आता है और इसलिए इसको हम बॉकेट स्टेज भी कहते हैं। तो लिप्टोटीन में क्या दिमाग में रखना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम अपीयर हो जाएगा जिसपे बीट्स नजर आएगा। बीट्स का मतलब क्या, डॉट डॉट जैसा नजर आएगा, गांठ नजर आता है, ठीक है। एनिमल सेल का अगर बात करेंगे तो उसमें जो है ना बॉकेट स्टेज नजर आएगा। प्लांट सेल में बॉकेट स्टेज नजर नहीं आता, और बॉकेट स्टेज सामान्यतः किधर नजर आता है, जहां पर सेंट्रोसोम डिवाइड हो रहा है वहां के तरफ या वहां पर नजर आता है। बाकी सब के सब जो है ना नॉर्मल है। लिप्टोटीन में केवल एक बात दिमाग में रखनी है, वो है कि सिंगल स्ट्रैंडेड थीन थ्रेड क्रोमोसोम अपीयर होगा जिसपे गांठ होंगे या क्रोमोमियर्स अपीयर उस पे नजर आएंगे। और अगर प्लांट सेल है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर एनिमल सेल होगा तो उसमें बॉकेट स्टेज नजर आएगा। अब हम आगे पढ़ते दूसरा स्टेज, तो हम बात करते हैं जाइगोटीन का। जाइगोटीन सेकेंड स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, और इसमें जैसा कि नाम है जाइगोस होने वाला है, पेयरिंग होने वाला है। आपके मन में आएगा कि पेयरिंग किसका होता है, क्या होता है। इसमें पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं हम अभी नीचे दिखाएंगे आपको। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, और इस घटना को हम सिनैप्सिस भी कहते हैं। सिनैप्सिस होने के लिए एक विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पेयरिंग के कारण जो क्रोमोसोम्स है वो अब बदल जाता है बाईवैलेंट में। बाईवैलेंट का मतलब होता है, बाई मतलब टू, वैलेंट मतलब क्रोमोसोम्स, टू क्रोमोसोम्स टुगेदर, एक साथ। और किसी सेल में बाईवैलेंट कितना बनेगा, तो जितना उसमें क्रोमोसोम होगा डिप्लॉयड स्थिति में, जस्ट उसका आधा जितना होगा। मानिए हम लोग में 46 क्रोमोसोम है, हमारे हमारे बॉडी के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो हम लोगों में मियोसिस जब होता होगा तो बाईवैलेंट कितना बनता होगा, 23 बाईवैलेंट, जिसमें 40 होगा, 40 होगा, उसमें कितना बनेगा, 20 बनेगा, 20 जो है ना बाईवैलेंट्स बनेगा, जस्ट आधा। 12 अगर क्रोमोसोम होगा तो 6 होमोलोगस जो है ना क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, बाईवैलेंट्स बनेगा। हाँ,
तो बाईवैलेंट्स क्या है समझ में आ जाना चाहिए। 2 क्रोमोसोम्स का एक साथ पेयरिंग होना ही क्या कहलाता है, बाईवैलेंट। और इस घटना को कहते हैं सिनेप्सिस। उस रचना को कहते हैं बाईवैलेंट और घटना को सिनेप्सिस। क्रोमोसोम्स जो है ना वो ग्रेजुअली कंडेंस्ड होता जाता है, लिप्टोटीन के तुलना में जाइगोटीन में थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है और छोटा और मोटा हो जाता है। अब यहां पर हम एक फिगर देख रहे हैं, किसका, जाइगोटीन का। फिगर में आपका क्या हुआ है, आप देख सकते हैं दो दो क्रोमोसोम एक साथ जुड़ा हुआ है। दोनों साइड में रेड रंग से हम बनाए हैं क्रोमोसोम को, हाँ सिंगल स्ट्रैंडेड है वो। और बीच में एक आपका कुछ जालनुमा रचना आपको नजर आ रहा होगा, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर हुआ क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। जब दो आपका क्रोमोसोम एक साथ है तो उस रचना को अब हम क्या कहेंगे, बाईवैलेंट कहेंगे। लेकिन क्रोमैटिड भी दोनों में एकक ही अपीयर होता है। तो जब एक एक क्रोमैटिड अपीयर होगा तो आपका क्रोमैटिड की संख्या कितना हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या 2 और क्रोमैटिड की संख्या भी 2 नजर आता है। तो ऐसे रचना को अब बाईवैलेंट के साथ साथ डायाड भी बोलते हैं। डाई मतलब 2, एड मतलब धागा, 2 धागा वाला क्रोमोसोम यहां पर नजर आ रहा है होमोलोगस पेयरिंग के कारण। अब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 95% करीब करीब प्रोटीन होता है और 5% क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके कारण क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या होने वाला है, ये हाइड्रोफिलस बॉडी होता है। मतलब कि वाटर को क्या करने वाला, हाइड्रोफिलस चाहने वाला, है ना। ये क्या करता है, देखा जाता है कि ये आपका सिनेप्सिस में मदद करता है, पेयरिंग में मदद करता है, और तो और बाईवैलेंट को स्टेबल बना के रखता है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जोड़ के रखे हुए है, चिपका के रखे हुए, उसको स्टेबिलिटी में मदद करता है। कौन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का 2 काम है, पहला तो ये आपका सिनेप्सिस होने में मदद करता है और दूसरा क्या, स्टेबिलिटी में मदद करता है बाईवैलेंट्स को। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो आपको हम बगल में बनाए हैं, इसमें क्या होता है, जहां तहां डार्क जो है ना रचना नजर आता है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स सामान्यतः जो है ना अगला स्टेज पैकिटिन में नजर आता है, लेकिन चूंकि सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है इसलिए यहीं पर हम बना दिए हैं। लेकिन यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बनाए हैं, देखिए इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं दिखाए हैं। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है ना आपको नजर आएगा अगला स्टेज में, जिसका नाम है पैकिटिन। वहां पर विशेष प्रकार के कई इंजाइम्स पाए जाते हैं जो डीएनए को काटने जोड़ने का काम करते हैं। और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के कारण रिकॉम्बिनेशन जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो आपका उसके इंजाइम जिसको हम लोग एक साथ रिकॉम्बिनेज कर रहे थे, क्रॉसिंग ओवर करवाता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब आपके मन में आएगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सबको हम आगे बताते चलेंगे। अभी अभी जाइगोटीन में 2-3 बात दिमाग में रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग का मतलब है गधा गधे के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ जोड़ा बनाएगा। और ये जो जोड़ा बनता है, होमो मतलब सेम 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 क्रोमोसोम के बीच में बनेगा। और इसको बनाने के लिए एक विशेष रचना बनता है, उस रचना का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन की रचना होती है। और ये जो है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण जो होमोलोगस पेयरिंग होता है क्रोमोसोम को, इस घटना को कहते हैं सिनेप्सिस। और इससे जो रचना बनती है वो बनती है बाईवैलेंट डायाड के रूप में। बाईवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम का रचना, और डायाड मतलब उसमें क्रोमैटिड जो है उसकी संख्या कितनी, 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पैकिटीन में। पैकिटीन जो होता है वो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेप है किसका, प्रोफेज फर्स्ट का, मियोसिस फर्स्ट में। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम और छोटा और मोटा होता जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन हो रहा था, क्वाइलिंग हो रहा था। प्लस एक घटना और यहां पर होता है, जो आपका डायाड था मतलब 2 थ्रेड वाला था क्रोमोसोम, वो 4 थ्रेड वाला बन जाएगा। मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड आ जाएगा, और जिसके चलते ये डायाड से टेट्राड में बदल जाता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है ना वो अपीयर हो जाएगा, जैसा कि ऐसा हम इसमें यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है ना वो अपीयर हो जाएगा कहाँ पर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कि कुछ प्रोटीन्स
मतलब विशेष इंजाइम्स पाए जाते हैं, मल्टी इंजाइमेटिक रचना है ये। कौन? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब इसमें चूंकि अलग अलग प्रकार के इंजाइम्स होते हैं, इसके कारण जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा। और ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है किस प्रकार से होता है, इसको हम तो पैकिटिन का बात कर रहे थे। पैकिटिन में क्रोमोसोम और छोटा मोटा हो गया, कॉइलिंग कंडेंसेशन होता जा रहा है तो और छोटा मोटा होता जा रहा है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है ना वो अपीयर हो जाएगा, नजर आने लगेगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं आ जाएगा। अब क्या होगा? उसमें जो एंजाइम्स है उनके एक्टिविटी के कारण जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपका एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब देखिए बाइवैलेंट डायड क्या था, देखिए यहाँ पर हम जाइगोटीन का फिगर बनाए हैं। जाइगोटीन में आप देख सकते हैं दो क्रोमोसोम्स है 1 और 2, दोनों के बीच में एसी लिखे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ना दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे हुए हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन की रचना है जो कि दोनों क्रोमोसोम को एक साथ जोड़ के रखे हुए। क्रोमोसोम देखिए दोनों देखने में एक दूसरे के जैसा है, इसलिए इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे थे। और इसमें एक क्रोमोसोम मदर का होगा मैटरनल क्रोमोसोम, एक फादर का होगा जिसे पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे। अब इसमें हम आगे बढ़े, जैसे ही पैकिटिन में आएंगे तो जो सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम था वो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के रूप में अपीयर हो जाएगा, नजर आने लगेगा डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के रूप में। तो क्रोमोसोम की संख्या तो 2 ही रही है ना, क्रोमोसोम की संख्या 2 ही है, लेकिन क्रोमैटिड की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर 2 क्रोमैटिड था तो डायड बोल रहे थे, और यहाँ पर कितना हो गया? 4 क्रोमैटिड हो गया, तो अब इसको बोलेंगे टेट्राड। तो बाइवैलेंट टेट्राड जो है ना अपीयर हो गया किसमें? पैकिटिन में। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में सिनेप्टोनिमल नोड्यूल्स जो है ना वो भी रीअपीयर हो जाएगा, और वो क्या करेगा? उलझाना शुरू कर देगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को, इसके धागे को इसके धागे के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ उलझाने लगेगा। और देखिए यहाँ उलझ गया है, और उलझने के कारण कैंची नुमा देखिए रचना बना है, और इसको हम बोलते हैं काइजमा, है ना। कैंची नुमा जो रचना बना है इसी को कहते हैं काइजमा। और ये काइजमा जो है उसके कारण क्या होगा? इसका टुकड़ा टूट के उसमें और उसका टुकड़ा जो है ना वो टूट के उसमें जाएगा, और इस घटना को ही हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो काइजमा के कारण क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो गया, सॉरी, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हुआ? काइजमा आपको नजर आ रहा है, इसका धागा उसमें और उसका धागा इसमें टूट के चला गया, जिसके चलते आपको काइजमा यहाँ नजर आ रहा है। तो जाइगोटीन जो है ना, आगे हम बढ़े जाइगोटीन से पैकिटिन में तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम था वो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग किया था, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। हाँ, और सिनेप्सिस के कारण बाइवैलेंट डायड बन गया था, 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड। जबकि पैकिटिन के शुरुआत में ही क्या होगा? आपका 4 क्रोमैटिड अपीयर हो जाएगा, मतलब 2 क्रोमोसोम 4 क्रोमैटिड, तो बाइवैलेंट टेट्राड कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए उसका फिगर बनाए हैं। अब वहां पर जो एंजाइम्स था उसके कारण क्या होंगे? वो जो आपका क्रोमोसोम का धागा था, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम का धागा, वो एक दूसरे के साथ उलझेगा, इसका टूटकर उसमें कुछ टुकड़ा जाएगा, उसका टुकड़ा इसमें आएगा, आने की संभावना है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, है ना, उलझा है तो आने जाने की संभावना है, और हो जाता है ऐसा। जैसे आप देखते होंगे घरों में ऊन वगैरह है या धागा ढेर सारा उलझा हुआ है तो क्या करते हैं हम लोग? तोड़ के इसका उसमें जोड़ते हैं, उसका इसमें जोड़ते हैं, उसी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, और इसका टुकड़ा इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का टुकड़ा उस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड में जुड़ जाता है, और उस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का टुकड़ा इसमें जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इसके कारण कैंची नुमा रचना अपीयर होता है, जिसे कहते हैं काइजमा। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर बताए इंजाइम्स रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में, वो आपका कई प्रकार के इंजाइम्स होते हैं, जिसमें 2 इंजाइम्स बहुत प्रमुख है, एक रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स और एक डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या करता है? डीएनए को काटता है ना, टुकड़ों के रूप में काटता है। और डीएनए लाइगेज जो है ना वो क्या करता है? डीएनए के टुकड़ों को या क्रोमोसोम के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। तो इन दोनों इंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? आपका क्रॉसिंग ओवर में।
और समानता ये दोनों एंजाइम्स एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं, इसलिए इन्हें बायोलॉजी में ट्विंस एंजाइम भी कहते हैं। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर यहाँ हुआ सो बताए, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर समस्या होगा तो पूछ देंगे और या फिर हमको मैसेज करिएगा। इसको हम कल और ज्यादा समझाएंगे एग्जाम्पल लेके जीन्स का, कि कैसे क्रॉसिंग ओवर जो होता है उससे परिवर्तन होता है, वेरिएशन कैसे डेवलपमेंट होता है, माने वेरिएशन कैसे उत्पन्न होगा इसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो कल मिलते हैं हम, पैकेट टीम में ही क्रॉसिंग ओवर थोड़ा अलग से देख लेंगे। चलिए।